बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ताज़ा धमकी आई है इंडियन एयर चीफ की तरफ से पाकिस्तान को कि आइंदा आने वाली जो जंग है वो जल्द ही होने वाली है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर को तो वो पहले ही दावा करते हैं कि वो जारी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगला जो मार्का है, अगली जो लड़ाई है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। क्या कहना था उनका, ये आपको बताएंगे। और इसका जवाब आया नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से। अमेरिका में वो मौजूद हैं और इस मौके पर उन्होंने जिस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया है, बहुत ही अहम बातें कही हैं जिसको लेके इंडिया में काफी खौफ व हिरास पाया जाता है। गोदी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। खासतौर पे इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि आपको डैम बनाने हैं, बनाइए। जब आप डैम बना के मुकम्मल कर लेंगे तो उसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से 8-10 मिसाइल डाले जाएंगे और उस डैम को मलबे का ढेर बना दिया जाएगा, जिसकी वजह से काफी परेशानी पाई जाती है इंडिया में कि हम इतनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान का पानी रोकते हुए, तो यूं ना हो कि कहीं वो सारा का सारा किया धरा खाक में मिल जाए। क्योंकि पहले ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के उनके पानी को रोकने के लिए काम का आगाज कर चुका है, तो एक और दोहरी परेशानी हो चुकी है। सिर्फ इस पे बात नहीं की उन्होंने, और भी काफी चीजों पे उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें कश्मीर भी शामिल है। क्या कहना था उनका, ये आपको बताते हैं। और फिर आपको बताते हैं कि चाइनीज जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से तबसरे आ रहे हैं। हंसी मजाक का सिलसिला तो पूरी दुनिया में जारी है। जो AP सिंह की तरफ से, इंडियन एयर चीफ की तरफ से 3 महीने के वक्फे के बाद अचानक वो सो के उठे हैं और उनको ख्याल आया है कि इंडिया ने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए थे। तो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हमारी ज़ाती तौर पे दिली हमदर्दी भी है AP सिंह के साथ, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर के ऊपर जब इतना ज़्यादा दबाव होगा कि वो अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी डिग्निटी को दाव पर लगाते हुए इस तरह का मज़े का खेज़ बयान देंगे, तो फिर यकीनी तौर पे जगहसाई होगी उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, उनके उस सारी ट्रेनिंग के ऊपर जिसके ऊपर सवालिया निशान उठ चुका है, उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि आखिर वो क्या वजह बनी। जब आप छोटा सा कोई मैच भी गली मोहल्ले का जीत कर आते हैं तो फ़ौरन आके बताते हैं कि जी हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। 3 महीने तक इतनी बड़ी जंग, या यूँ कह लीजिए कि इतना अब तक का जंग अजीम के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद फिजाई महाज के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स का आमने सामने आना, लगभग 125 से ज़ायद फाइटर जेट्स दोनों तरफ से आमने सामने थे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये कोई वीडियो गेम नहीं खेली जा रही थी, ये हकीकत पर मबनी एक ऐसा महाज था जिसके ऊपर अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे दुनिया के सामने रखना था, अपने अपने मीडिया को उस पर ब्रीफ करना था। लेकिन मजाल है कि फैक्ट्स रखे हों लेकिन झूठ बोला गया, और जो झूठ की वजह से, जो कि नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट के दबाव की वजह से बोलना पड़ा AP सिंह को, तो हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। उस पे चाइनीज माहिरीन की राय क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर RSS 2004 से 2008 तक किस तरह से अपने आइडियोलॉजी के मुताबिक दहशतगर्दी करवाती रही, बॉम्ब धमाके करवाए गए इंडिया भर के अंदर, और उसका इल्जाम मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर धरा गया। खुद उनके अपने कारिंदे किस तरह से अब सच उगल रहे हैं, तहकीकात के बाद जो फैक्ट सामने आए वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कुछ नई मशकें हो रही हैं बहर अरब के अंदर, पाकिस्तान और भारत अपने अपने पानियों के अंदर कर रहा है। मैं अगर अपनी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश का इजहार करूं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो, भाईचारा हो, ट्रेड हो, ख़यालात का तबादला हो। जिस तरह से पहले खेल खेलाए जाते थे, क्रिकेट, हॉकी या दीगर खेलों के अंदर, कुश्ती के अंदर, कबड्डी के अंदर ज़ोर आजमाई की जाती थी, इन महाजों पे आप अपने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाइए, अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम कीजिए। लेकिन जंगें बहरहाल किसी के भी फ़ायदे में नहीं होती। जो खबर थी वो ये थी कि ड्रिल्स हो रही हैं अपने अपने पानियों के अंदर, और यकीनी तौर पे अपनी सबकत को यकीनी बनाने के लिए, अपने दिफा को बेहतर बनाने के लिए उससे मुतल्लिक कुछ अपडेट्स। और आखिर में आपको बताएंगे कि एक और मुल्क ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई है, और वो मुल्क कौन सा है ये आपको बताएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो मगरबी दुनिया है लगभग वो सारी की सारी फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम के बाद अब खामोश रहने को तैयार नहीं है। तो दीगर ममालिक के साथ अब इस मुल्क का भी इजाफा हुआ है, ये भी आपको खबर देते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले जो इंडियन आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या धमकी दी जा रही है, किस वो वार्निंग से आगाह कर रहे हैं अपनी आवाम को भी, जरा सुनिए। The next war which we are looking at, it may happen soon. Today war has four quadrants. I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That
As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. As for the multi-domain, cyber, cognitive and space, these are the new terms which are coming in and these are the new terms we need to learn more from you. We can tell you what do we want and what do we need to counter. But how, when, why is something you need to give us the answer. Atmanirbharta. Atmanirbharta, it's a long-term thing. Presently, whatever technology is being imported from outside and being called as Atmanirbharta, definitely it has a hidden cost. We are ready to pay more cost if it's purely made in India. Because then we know that we can change it, we can modify it, we can upgrade it. That is the biggest advantage. That is what we are looking at in-house technology. And as far as collaborative and synergistic is concerned, that means intra and inter. Because today, for example, we do not know what is happening on the Pak Western Front. But this information, when we have the exchange of intelligence with our neighbors on the other side, we'll definitely get to know which are the troops which are moving in what places. So what I'm saying that interconnections are also equally important, which we call collaborative. And these collaborative will also after some time will go to the satellites and so many other agencies which are there, which are meant for a commercial purposes, but can also be used for the defense purposes. And so synergistic approach is concerned within us, that is the tri-services, NTRO and so many other agencies which are there. So finally, if I look at that, India is facing a 2.5 front and if it is facing the land borders, then keeping in with the psyche of the people in India today, currency of victory will remain as land. तो आपने नाज़रीन सुना है कि वो कह रहे हैं कि अगली जो जंग है वो जल्द ही होने वाली है क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। इंडियन फोर्सेस का मोराल डाउन है, वो पाकिस्तान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं, मॉरली भी, और जो अगर उनके वेपन्स के ऊपर देखा जाए गिरफ्त कितनी है तो वो उसकी पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो मोदी सरकार है वो अपनी सियासी बर्तरी दिखाने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए, मकामी लोगों को जस्टिफाई करने के लिए जी ऑपरेशन सिंदूर में हमें इतनी मारनी पड़ी जितना आप वावेला कर रहे हैं, तो हम इस वक्त अपनी ही जो फोर्सेस है उसके ऊपर दबाव डाल के उन्हें इस तरह के ओछे जो बयानात हैं वो दिलवाए जा रहे हैं। और इसी तरह से एपी सिंह का जो बयान है उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप 3 महीने तक खामोश रहते हैं, फिर सदर प्यूटन जो है उनके जो भारत आने से पहले इस तरह का बयान दिलवाया जाता है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्यूटन की मुलाकात होने वाली है, तो उनके लिए भी एक माहौल साजगार बनाया गया। अजीत डोवल का मॉस्को में होना और उसके फौरन बाद इस तरह का बयानात का आ जाना, तो ये लगता ही है कि S-400 की कैपेबिलिटीज़ को शो करने के लिए और एक जो अपनी सबकत दिलाने के लिए कि जी अगर आप हमारा ट्रेड बंद करते हैं, आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन रशिया की सूरत में मौजूद है। तो वो एक ग्राउंड बेस बनाने के लिए ये बयान मजबूरी में लगता है कि एपी सिंह से दिलवाया गया, जिसके ऊपर बड़ी जगहंसाई हो रही है। लेकिन उससे पहले कि इसके ऊपर तज्जिए क्या हो रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से बड़ा ही दबंग बयान आया है अमेरिका में, जिस वक्त वो मौजूद हैं और 1.5 माह में दूसरा उनका ये दौरा अमेरिका, जिसके ऊपर सेंटकॉम में कमान की तब्दीली की तकरीब थी और इस मौके पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी इन्होंने खिताब किया। क्या कहना था उनका वो आपको बताते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, सीनियर सियासी उसकरी क़यादत से उनकी अहम मुलाकातें तो हुई हैं। साथ में ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ टाम्पा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक थे और वो नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की चार्ज संभालने की तकरीब में भी शरीक हुए। उन्हें इज्जत से नवाजा गया है। पाकिस्तान की सलाहियतों का जो मुजाहरा किया गया है मे के अंदर, उसके एतराफ में भी यकीनी तौर पे ये बहुत अहमियत का हामिल है दौरा। साथ में उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी सुन लीजिए। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने इंडिया की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है और इसके अलावा इंडियन जाहिरियत ने खित्ते को एक खतरनाक तौर पर भड़कने वाली जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। ये एक अहम मौका था जिसपे ये बयान देना खास तौर पे ये इसकी बहुत अहमियत है कि उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया का जो मकरू चेहरा है जिसको नरेंद्र मोदी ड्राइव कर रहा है। साथ में उन्होंने कहा कि जहां किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी और आर्मी चीफ ने मुतनबी किया कि इंडिया अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। जिस तरह का ये बयान आया है, उन्होंने कहा कि अब भी हरदर्मी बरकरार है, धमकियां दी जा रही हैं, बिला वजह उकसाया जा रहा है पाकिस्तान को भी और इसके साथ साथ खित्ते का जो माहौल है वो ख़राब किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस चीज़ का इजहार
इजहार भी उन्होंने किया। साथ में उन्होंने कश्मीर का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है, जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो इस चीज़ का इजहार उन्होंने इस मौके पर भी किया। साथ में इंडियन मीडिया को जो आग लगी हुई है वो ये बयान बड़ा ही दिलचस्प है। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर के हवाले से दावा करते हुए इंडियन मीडिया कहता है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत की जानिब से दरिया सिंध पर किसी भी किस्म के डैम या पानी के बहाव को रोकने वाले ढांचे की तामीर के खिलाफ बराह रास्त उन्होंने इकदाम करने का इंदिया दिया और कहा कि अगर भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके कोई डैम बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। तो आप तसल्ली से डैम बनाइए, हम उसके जवाब के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अपने 10 मिसाइलों को इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन उस तज्जिए की तरफ जो कि किया जा रहा है चाइनीज़ तज्जियाकारों की तरफ से और हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है वो भी सुन लीजिए। चिंगजी जोंग ने कहा है कि भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से एक तो वो उसकी तरदीद करते हैं और कोई भी वो कह रहे हैं कि जो एपी सिंह है वो मजबूत सबूत कोई पेश करने में नाकाम रहे हैं। उन्हें बैनुल-अक़वामी बरादरी ने वसी पैमाने पर मशकूक और बेबुनियाद करार दिया। भारतीय चीफ का बयान मज़ाहिया, नाकाबिल यकीन और गैर मौसर है, जिसे हम सिर्फ खुद फरेबी ही कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है, अपने लोगों को धोखा देने वाली बात है। जो सबूत वो कह रहे हैं कि वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत ने तैयारे गिराने का कोई सबूत पेश नहीं किया, जैसे तैयारों के मलबे की तस्वीर, रेडार मॉनिटरिंग डाटा वगैरह, जो कि पाकिस्तान ने बर वक्त दिया। पाकिस्तान ने तो बता के अपने मीडिया को भी और पूरी दुनिया को भी अब हम जवाब देने जा रहे हैं। इस वक्त हमले का आगाज हो चुका है, कार्रवाई की जा रही है और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जी अब हमने कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, ये टारगेट्स हमने हिट किए हैं, इतना नुकसान हुआ। अगले दिन उन्होंने आके बताया कि 6 तैयारे किस तरह से गिराए, उनकी गुफ्तगू पायलट्स की, इंडियन पायलट्स की गुफ्तगू सुनवाई गई कि किस तरह से उन्होंने उनको जैम किया, उनके टारगेट्स को लॉक किया, फिर उनको निशाना बनाया। तो ये सबूत इंडिया की तरफ से देने से मुकासिर हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि जी हम अपनी जो इन्वेंट्रीज हैं वो दिखाने को तैयार हैं कि हमारे इतने तैयारे थे और इस मार्के के बाद इतने तैयारे अब भी मौजूद हैं, आप अपनी इन्वेंट्री दिखाएंगे। जिसके जवाब में कोई जवाब नहीं आया और वो हमेशा की तरह काफ़ी महीनों के बाद शायद उनकी जो नींद है या गफलत की नींद है उससे वो उठेंगे और कुछ झूठ बोल देंगे। अच्छा, उन्होंने ये मजीद भी कहा कि पाकिस्तान ने झड़प के फ़ौरन बाद आलमी मीडिया को एक तफसीली तकनीकी रिपोर्ट फराहम की और साबित किया कि उसने भारत के 6 लड़ाका तैयारे गिराए और S-400 डिफेंस पोजीशंस को तबाह किया। मई की जंग में पाकिस्तान की कई दीगर कामयाबियां भी शामिल हैं और ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है। तो चाइनीज़ जो तज्जियाकार हैं उन समेत पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं नाज़रीन राहुल गांधी की तरफ। उन्होंने सिर्फ ये गुस्ताखी या गुनाह कर लिया था कि उन्होंने कहा कि किस तरह से इंतखाबी अमल को सबोताश किया। बीजेपी ने, RSS ने 100 से ज़्यादा हल्कों पर उन्होंने धांधली की और ये जो इलेक्शन है अगर ये धांधली ना हुई होती तो इस वक्त नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की गवर्नमेंट ना बनती। और साथ में प्रेजेंटेशन चलाई है हल्कों का, एक एक चीज़ की डिटेल उन्होंने बताई कि किस तरह एक एक घर के अंदर 80-80 वोट शामिल किए गए, किस तरह से बेंगलोर के अंदर दीगर इलाकों में जो जाली वोट डलवाए गए हैं लाखों की तादाद में। और उसके बायस हुआ क्या है कि बीजेपी ने 100 से ज़्यादा हल्कों में कामयाबी साबित करते हुए अपनी गवर्नमेंट बना ली है। अब ये इलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर एक मार्च का एहतमाम किया गया था अपोजिशन की तरफ से और इस गुनाह के जो नतीजे में राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहना था राहुल गांधी का, सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर चाहिए। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, सियासी लड़ाई नहीं है और बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। जो सवाल करेगा, जो सच बोलेगा वो गुनाहगार ठहरेगा और उसको या तो उठा लिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। ये आइडियोलॉजी है इस वक्त जो इंडिया के अंदर राज कर रही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी और RSS की ये आइडियोलॉजी, जिसके अंदर तमाम अक़लियतों को दीवार से लगा दिया जाए, अपोजिशन को दीवार से लगा दिया जाए, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को इबरत का निशान बना दिया जाए। किसी को जीने का हक नहीं है, सिर्फ उसको हक है जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, जो RSS से ताल्लुक़ रखता है, जो इनकी खुशामद करता है और या फिर गोदी मीडिया के अंदर भी सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो इनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। पुलिस के मुताबिक अपोजिशन को सिर्फ 30 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द को इंतखाबी कमीशन तक जाने की इजाज़त दी गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इसकी वायलेशन हुई है
और अपोजिशन का जो एहतजाज है, इंडिया ब्लॉक ने पीर की सुबह इंतखाबी कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मार्च किया, जिस पर दिल्ली पुलिस ने मुतअद्दिद सीनियर अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार होने वालों में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शिवसेना यूबीटी के संजय रावत शामिल हैं और अब इनके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे, इन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। मामला यह था कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कम से कम वो कह रहे हैं कि 100 से ज़ायद सीटों पर हेरा फेरी हुई है। अगर इंतखाबी धांधली ना होती तो मोदी वज़ीर आज़म ना होते। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ उनकी अपनी है। बीजेपी के असर के बगैर तो कोई इदारा चल नहीं सकता वहाँ पे। उन्होंने कहा कि उन्हें शफाफ इंतखाबात के खिलाफ गलतफहमी फैलाने के मुतरादिफ करार दिया। राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो अपने दावे और हल्फनामे के साथ जमा कराएं। दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि अगर राहुल गांधी के पास धांधली के हकीकी सबूत हैं तो वो उन्हें पेश करें, वरना यह महज सियासी तमाशा है। अब तमाशा कौन बना रहा है ये आपके सामने ही है। बहरहाल हमारी हमदर्दियां राहुल गांधी और उनकी जमात के साथ हैं और बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। इंडिया की आवाम ये जानने का हक रखती हैं। अब आते हैं उस साजिश की तरफ नाज़रीन, जो कि 2004 से 8 तक रची गई। वैसे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन ये साजिश एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की गई ताकि फिरका वाराना तशद्दुद को भड़काया जाए और हज़ारों लोगों को सिर्फ सियासी ताकत के हुसूल के लिए कत्ल किया जाए। 2004 से 8 तक भारत में बम धमाके कराने का तहलका खेज इंकशाफ हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से खुद किया गया है। और यशवंत शिंदे के मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं, 2006 के महाराष्ट्र बम धमाकों में विश्व हिंदू परिषद के एक रुकन समेत 2 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मुसलमानों को मुलविस किया गया। अदालत ने सबूत की बुनियाद पर अदम सबूत की बुनियाद पर तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। और साथ में RSS ने महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में एक मस्जिद में बम बनाने का काम शुरू किया, जिसमें तंजीम के अरकान राकेश द्विवेदी और रवि देव मुलविस थे। इसके अलावा RSS के रहनुमा अंदरेश कुमार ने उन्हें भी दहशतगर्दी में शामिल होने की पेशकश की। साबिक तर्जुमान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और साथ ही कहा कि कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। ना ही उन्होंने उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय अदालत अंदरूनी दबाव के बायस खामोश है। शिंदे के मुताबिक मोदी हुकूमत और RSS हिंदुत्ववाद नजरिए के तहत रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं और मकसद यह है कि किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उभारा जाए और आपस में लड़ाई दंगे फसाद किए जाएं। गुजरात में क्या हुआ, आपस में आग भड़काई गई, हज़ारों मुसलमानों को बेघर किया और लाखों को बेघर किया, सैकड़ों इसमें लोग मारे गए, मुसलमान मारे गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने किस तरह से हाईजैक किया पार्टी को और पूरे मुल्क को। आज वो हाईजैक करके इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म बन के बैठा है। तो मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्हें इस चीज़ पे सवाल उठाना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए। अगले इलेक्शन में यकीनी तौर पर इसका जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हर एक चीज़ एक्सपोज होती जा रही है। आखिर में नाज़रीन आपको बताते हैं कि बहरी मशकें हो रही हैं। भारतीय बहरिया 11 और 12 अगस्त को बहरिया अरब में बहरी मशकें कर रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय बहरिया 11 से 12 अगस्त तक गुजरात के पोरबंदर और ओखा के साहिल पर अपनी बहरी मशकें जारी रखेगी और इसके लिए नोटमेट जारी कर दिया है। मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत ने तकरीबन आमने सामने के नोटिस जारी किए हैं, जबकि मई के बाद से भारतीय नेवी की पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो अब पाकिस्तान ने भी कहा गया जी अगर आप लोग छेड़छाड़ से बाज नहीं आ रहे तो फिर लें, हम भी अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं, किसी गलतफहमी में ना रहेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से बहरी मशकें 11 और 12 अगस्त को होने जा रही हैं और इसका आगाज़ हो रहा है। अब आते हैं नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम दीगर ममालिक की तरह, इससे पहले फ्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से, कनाडा की तरफ से, माल्टा की तरफ से और दीगर जो स्पेन है, दीगर बहुत से ममालिक हैं। न्यूजीलैंड भी अब संजीदगी से सोच रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो सितंबर में फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहा है। खुशाइंद इक़दाम है। पूरी दुनिया को इस फैसले को न सिर्फ सेकंड करना चाहिए बल्कि इसका साथ देना चाहिए और पूरी दुनिया को एक आवाज़ होकर फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और नेतन्याहू को इस बात पर मजबूर करना चाहिए कि वो अपने काले कवानीन जंगी जराइम से बाज आए और वो जो मुकम्मल ऑक्यूपेशन का मंसूबा है उसे फ़ौरी तौर पर नाकाम बनाने में तमाम दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है ऑस्ट्रेलिया का भी ये बयान, जिसमें वो सितंबर में दीगर ममालिक के साथ फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।